हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं रिलेशन फंक्शन के थर्ड लेक्चर को। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था रिलेशन क्या होता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन वगैरह वगैरह मैंने आपको बता दिया है। और मैंने 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा रखा है। मैंने फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन था मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था, लेकिन मुझे कल ही एक बच्ची का मैसेज आया और शायद एक बच्चे का भी मैसेज आया। दो लोगों का मुझे मैसेज आया कि सर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन मेरे साथ थोड़ा सा कंसल्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को पूरा ही करवा दूंगा। चलिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वास्तविक संख्याओं की समुच्चय आर पर। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? रियल नंबर को। पर संबंध आर वन जो है वो यहाँ पे रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते बच्चे कि जो कैपिटल आर होता है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैपिटल आर वन है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। चलिए, वो संबंध इस प्रकार है कि देखो, उन्होंने बोल रखा है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। तो जो कैपिटल आर है वो रियल नंबर है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी दो रियल नंबर है। उन दोनों रियल नंबर ने पेयर बनाया, तभी तो रिलेशन में गए। रिलेशन क्या है? आर वन। तो इन दोनों रियल नंबर का जो पेयर है वो रिलेशन के अंदर तब होगा जब वन प्लस ए इंटू बी इज मोर देन जीरो। मतलब अगर कोई दो वास्तविक संख्याएं रिलेशन बनाते हैं या उनका पेयर बनता है तो वहां पे ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। मैं बोल सकता हूँ बोथ इम्प्लाइज का मतलब है कि पेयर बनने के लिए कंडीशन फॉलो होगी और कंडीशन फॉलो होगी तो वहां पर पेयर बनेगा। तो इतना क्लियर है। तो ए कॉमा बी कोई दो एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट ने पेयर बनाया। और ए और बी जो दो एलिमेंट है वो रियल नंबर है। वो पेयर कब बनाया? जब वन प्लस ए बी इज मोर देन जीरो। ठीक है। तो ये रिलेशन को डिफाइन करके दिया गया है। ठीक है। ये रिलेशन है और रिलेशन के अंदर जो पेयर है वो पेयर इस प्रकार से डिफाइन है। पेयर में यूज होने वाले दोनों एलिमेंट रियल होने चाहिए और उन दोनों एलिमेंट में क्या कंडीशन होनी चाहिए? वन प्लस ए इंटू बी इज मोर देन जीरो। चलिए, पहला पार्ट इसमें क्या कहा? प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। मैं कहने का मतलब क्या हुआ? जो स्मॉल ए है वो कोई एलिमेंट है और कहाँ पर है? कैपिटल आर में है और कैपिटल आर आपका रियल नंबर है। तो स्मॉल ए एक आपका रियल नंबर है और स्मॉल ए अगर रियल नंबर है तो मुझे दिखाना है कि ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर वन में, मतलब ए कॉमा ए एक रिलेशन बनाएगा। ठीक है। तो रिलेशन के लिए ये वाली कंडीशन होती है और ये वाली कंडीशन जहाँ पे फॉलो हो जाती है वहां पे वो दोनों एलिमेंट पेयर बनाते हैं। ठीक है। चूंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको गिवन है, क्या गिवन है? स्मॉल ए बिलोंग कर रहा कैपिटल आर में और कैपिटल आर आपका क्या है? रियल नंबर। एक बार मैंने और बता दिया तो आपको दिमाग में बना रहेगा। तो कैपिटल आर जो है वो रियल नंबर है। ठीक है। तो स्मॉल ए किसके अंदर है? रियल नंबर के अंदर है, तो मैं कह सकता हूँ जो स्मॉल ए है वो रियल नंबर है। ठीक है। अब इतना आपको पता होगा, वी नो दैट किसी भी रियल नंबर का अगर खुद के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो रियल नंबर या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। मान लीजिए अगर ये जीरो है तो जीरो का जीरो के साथ प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। मान लो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव से प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो ये नेगेटिव है तो दूसरा वाला भी नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो दोनों नेगेटिव है तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि किन्हीं भी दो रियल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो या तो जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है। या तो जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है। मैंने क्या बोला? कि कोई भी दो रियल नंबर है उनका आपस में भी मैं प्रोडक्ट करूंगा तो वो या तो मोर देन जीरो आएगा या जीरो के बराबर आएगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके लेफ्ट में वन ऐड कर दिया। तो जब बैन ऐड कर दिया तो इसका मतलब है कि इसके जीरो होने के चांस खत्म हो जाएंगे। मान लो सपोज करो जी मिनिमम अगर जीरो है, मिनिमम क्या है? जीरो। और उस जीरो में मैंने एक ऐड कर दिया तो इस जीरो से ज्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो जो मैंने वन ऐड किया वो केवल लेफ्ट में किया, राइट में नहीं किया। तो इसका मतलब है जो पूरा जो वैल्यू है वो मोर देन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मोर देन क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ कि वन प्लस ए इंटू ए इज मोर देन जीरो। अब जब वन प्लस ए इंटू ए इज मोर देन जीरो है तो ये वाली कंडीशन यहाँ बन रही है। बस यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे वन प्लस ए भी मोर देन जीरो था तो यहाँ पे बी की प्लेस पर क्या आ गया? ए आ गया। तो यहाँ बन गया वन प्लस ए इंटू ए मोर देन जीरो। तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में। सॉरी, रिलेशन का नाम क्या है? आर वन। तो रिलेशन क्या बोलेंगे? आर वन। ठीक है। तो भाई सीधी बात है, ए कॉमा ए ने रिलेशन कैसे बनाया? क्योंकि वन प्लस ए इंटू ए इज मोर देन जीरो है।
भाई उन्होंने क्या बोला कि दो एलिमेंट यदि रिलेशन बनाते हैं तो 1 + a × b इज मोर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 + a × b अगर मोर देन 0 है तो रिलेशन बनेगा, तो वही चीज मैंने दिखाई। अब मुझे a का a से रिलेशन बनाना है, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो b की जगह है वहां भी a आना चाहिए, क्योंकि खुद का खुद के साथ पेयर बनाना है, तो पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। तो मैंने ए को कैसा लिया, रियल नंबर लिया। ए को कैसा लिया, रियल लिया। ए को कैसा लिया, रियल लिया। ठीक है, अगर ए मैंने रियल लिया तो रियल का रियल से जो प्रोडक्ट होता है या तो वो पॉजिटिव होता है या जीरो के बराबर होता है। तो मैंने a × a मोर देन इक्वल टू जीरो किया। मैंने लेफ्ट में केवल 1 ऐड किया, राइट में तो ऐड किया नहीं। अगर लेफ्ट में 1 ऐड किया तो लेफ्ट अकेला बढ़ जाएगा, राइट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो लेफ्ट वाला है वो बढ़ गया मतलब वो जीरो से ज्यादा हो गया। तो 1 + a × a इज मोर देन क्या हो गया, जीरो। अच्छा, अब ये वाली कंडीशन देखो यहाँ फॉलो हो रही है, बस क्या फर्क हुआ, यहाँ बी था तो यहाँ ए आ गया। और ये दोनों कंडीशन एक दूसरे का कैसा है, बोथ इम्प्लाइज है। कैसा है, बोथ इम्प्लाइज है, मतलब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। तो इस कंडीशन को यहाँ पे कंपेयर करा दिया और इससे मैंने इसको बना दिया। कैसे, जब 1 + a b मोर देन जीरो था तो a ने b से पेयर बनाया, तो 1 + a × a मोर देन जीरो है तो a किसके साथ पेयर बनाएगा, a के साथ। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। फोर्थ का बी पार्ट क्या कहता है, उन्होंने क्या बोला कि a, b यदि बिलोंग कर रहा है R1 में, किसमें, R1 में, a, b बिलोंग कर रहा है R1 में, तो मुझे प्रूव करना है कि b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू R1, मतलब b, a बिलोंग करेगा R1 में। और उन्होंने क्या बोला है कि a और b दोनों के दोनों कैसे नंबर है, रियल। तो इतना याद रखना, जो कैपिटल R है वो रियल नंबर है, जो R1 है वो रिलेशन है, जो R1 है वो आपका रिलेशन है। चलिए अब यहाँ पे देखें क्या करेंगे। ये वाली कंडीशन आपको गिवन है, थोड़ा सा समझना। और ये वाली कंडीशन में क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, अब जो कंडीशन गिवन है उसको उठाएंगे, क्योंकि a, b बिलोंग कर रहा है काय में, R1 में। तो इसको आगे बढ़ाओगे, जब a, b R1 में बिलोंग करता है तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 + a b इज मोर देन जीरो, क्योंकि जहां पे आपको पेयर मिल जाएगा वहां पे ये वाली कंडीशन बना देंगे। वो जहां पर कंडीशन बन जाएगी वहां पे आप पेयर बना देंगे। थोड़ा थ्योरिकल है, थोड़ा सा पेशेंस से समझे, आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका तो पता ही होगा कि a × b करो या b × a करो, दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है वो कम्यूटेटर लॉ को फॉलो करता है, किरण विनिमय नियम को फॉलो करता है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 + का ba इज मोर देन जीरो, 1 + का ba इज मोर देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे चेंज क्या हुआ कि जो b था वो a की प्लेस पे आ गया, जो a था वो b की प्लेस पे आ गया। ठीक है, तो वही कंपेयरिंग जब मैं यहाँ करूंगा तो पेयर में भी वही चेंज आएगा। a को b की प्लेस पे लेगा, b को a की प्लेस में, तो पेयर में क्या बन जाएगा, b, a बिलोंग कर जाएगा काय में, R1 में। देखो एक बार फिर से देखो, a और b ने पेयर कब बनाया, जब 1 + a b मोर देन जीरो है। मान लो अगर यहाँ पे मैं एक्स वाई ले लेता, 1 + x y मोर देन जीरो ले लेता तो एक्स, वाई पेयर बना लेता। मान लो 1 + अल्फा बीटा मोर देन जीरो होता तो अल्फा, बीटा पेयर बनाता। मान लो 1 + 5 × 7 मोर देन जीरो है तो 5, 7 पेयर बनाएगा। बात समझ रहे हो ना। वही चीज अगर मैं 1 + y × x मोर देन जीरो करूंगा तो y, x पेयर बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो मैंने वही किया कि इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। जब मैंने इनके प्रोडक्ट में एलिमेंट को इंटरचेंज किया तो पेयर के अंदर भी एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कंडीशन जो है वो बोथ इम्प्लाइज है। ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। तो b, a बिलोंग करेगा काय में, R1 में। तो इससे आपका b वाला पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके हम c वाले पार्ट की बात करते हैं। बड़ा कंफ्यूज हुई होगी बच्चे सी वाले पार्ट में। एक बच्चे ने मुझे कल रात को अपना सोल्यूशन भी भेजा था कि सर सी वाले पार्ट को देख लीजिए। तो थोड़ा सा तरीका आप लोगों ने गलत किया उसमें। सी वाले पार्ट को एक्चुअल में करने के लिए पहले है क्या, वो देखो, a, b बिलोंग कर रहा है R1 में, b, c बिलोंग कर रहा है R1 में। यहाँ चमक तो नहीं रहा आप लोगों का, नहीं चमक रहा। ठीक है, और ठीक है R1 में बिलोंग कर रहा है और मुझे यहाँ प्रूव करना है क्या, a, c बिलोंग कर रहा है R1, शायद नॉट बिलोंग करना है, 1 मिनट। हाँ, नॉट बिलोंग्स टू R1।
ए कॉमा बी आर वन में बिलोंग करेगा, बी कॉमा सी आर वन में बिलोंग करेगा और ए कॉमा सी आर वन में बिलोंग नहीं करेगा। और उन्होंने बोला है कि ए बी सी तीनों के तीनों आपके रियल नंबर है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक काम करेंगे, तीन कोई रियल नंबर कंसीडर कर ले रहे, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, ए इक्वल टू वन ले लिया, बी इक्वल टू माइनस हाफ ले लिया, सी इक्वल टू माइनस वन बाई फोर ले लिया। यहाँ पे मैंने नंबर्स को लेट कर लिया, यहाँ पे नंबर्स को मैंने क्या किया, लेट कर लिया। ए इक्वल टू कितना लिया, जब माइनस हाफ लो बना हो जाएगा ऐसा नंबर लो तो माइनस फोर ले लिया। ठीक है, तो ए इक्वल टू वन लिया, बी इक्वल टू माइनस हाफ लिया और सी इक्वल टू माइनस फोर लिया। तो मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ क्योंकि मुझे रियल नंबर के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने अपनी मर्जी से तीनों रियल नंबर लिए। अब मैं क्या करूंगा, वन प्लस ए बी निकालूंगा, वन प्लस ए बी। तो वन ज्यों के त्यों, ए कितना है वन और बी कितना है माइनस हाफ। तो सॉल्यूशन इसका जो हो जाएगा वो वन बाई टू होगा, तो ये मोर देन जीरो आ गया। क्या आ गया, मोर देन जीरो। तो इसका मतलब है कि वन कॉमा माइनस वन बाई टू बिलोंग कर जाएगा टाइम आर वन में, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट ने इन दोनों एलिमेंट ने मोर देन जीरो वाली कंडीशन को फॉलो किया। किस वाली मोर देन कंडीशन को, वन प्लस ए बी। तो ए की जगह मैंने वन रखा, बी की जगह माइनस वन बाई टू रखा, और जब देखा तो ये जीरो से बड़ा आया, तो इसका मतलब ये दोनों पेयर बनाएंगे। अब मैं बात करूंगा किसकी, वन प्लस बी सी की। तो वन जो कि तो बी आपका माइनस हाफ है, सी माइनस फोर है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, फोर टू जा टू, टू वन थ्री, थ्री इज मोर देन जीरो। इसका मतलब है कि माइनस वन बाई टू कॉमा माइनस फोर बिलोंग कर जाएगा क्या, आर वन में। ठीक है। तो बेटा वन ने वन बाई टू के साथ और वन बाई टू ने फोर के साथ इस वाली कंडीशन को फॉलो किया, मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन कैसा है, मोर देन जीरो है। ठीक है। अब मुझे दिखाना है वन का सी के साथ पेयर नहीं बनेगा। तो वन का सी के साथ पेयर क्यों नहीं बनेगा उसका रीजन देखेंगे। तो पहले तो हम निकालेंगे वन प्लस ए सी की वैल्यू। किसकी वैल्यू, वन प्लस ए सी की वैल्यू, वन प्लस ए सी। तो वन ज्यों के तो रखेंगे, ये कितना है वन है, सी माइनस फोर है। अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस थ्री आएगा जो मोर देन जीरो नहीं है, जो जीरो से बड़ा नहीं है। तो देखो पेयर बनाने के लिए इस वाली कंडीशन की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि इन दोनों रियल नंबर के लिए ये जीरो से बड़ा नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वन कॉमा माइनस का फोर डज नॉट बिलोंग्स टू आर वन। तो वन क्या है, ए है, माइनस फोर क्या है, सी है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर वन। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर वन। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत हो रही है तो एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा तो आ जाएगा आपका, है ना। चलिए, अंतिम क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको रेंज फाइंड आउट करना है। कोई रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइन है, उस रिलेशन में ए कॉमा सॉरी एक्स कॉमा वाई कोई दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट ने पेयर बनाया। और पेयर बनाने की कंडीशन में उन्होंने क्या बोला कि जो दो एलिमेंट पेयर बनाने वाले हैं वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए, जेड में बिलोंग करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, उन दोनों एलिमेंट के स्क्वायर का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू फोर है। तो मुझे ऐसे दो इंटीजर लेना है जिनके स्क्वायर का सम, लेना क्या है इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो मुझे ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनके स्क्वायर का सम लेस देन इक्वल टू फोर हो। तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे एलिमेंट लेना स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने एक्स को जीरो ले लिया और वाई को भी जीरो ले लिया, तो मैं देखूंगा इन दोनों के वर्गों का जो योगफल है, सम ऑफ स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का जो सम है वो लेस देन फोर है। या मैं जीरो कॉमा वन ले लूँ, या वन कॉमा जीरो ले लूँ, या जीरो कॉमा माइनस वन ले लूँ, या माइनस वन कॉमा जीरो ले लूँ। तो मुझे ऐसे पेयर बनाने हैं जिनके एलिमेंट के स्क्वायर का सम फोर से लेस देन हो। अब इनमें किसी का भी सम करके जोड़ेंगे फोर से कम आएगा। या मैं क्या ले लूँ, जीरो कॉमा टू ले लूँ, या टू कॉमा जीरो ले लूँ, या मैं क्या करूँ, जीरो कॉमा माइनस टू ले लूँ, या माइनस टू कॉमा जीरो ले लूँ, या वन कॉमा वन, माइनस वन कॉमा माइनस वन, वन कॉमा माइनस वन, माइनस वन कॉमा वन। और क्या होने वाला है, और क्या होने वाला है, कुछ और होगा। अब तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ और होने वाला है। हाँ, तो यही पेयर बनेंगे आपके। तो मैंने ऐसे पेयर बनाए जिनके स्क्वायर का सम
कैसा हो, लेस देन इक्वल टू 4 हो, या तो 4 हो जाए या 4 से लेस देन हो जाए। और मुझे नहीं लगता है इसके अलावा कोई ऐसा पेयर बनेगा जिसके स्क्वायर का सम 4 से लेस देन होगा। कब? जब मैंने दोनों एलिमेंट को इंटीजर लिया, पूर्णांक में लिया है। ठीक है, चलिए अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे रेंज निकालनी है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जितने भी पेयर होते हैं, जो पेयर का सेकेंड एलिमेंट है वो आपका रेंज में जाता है। तो सेकेंड एलिमेंट में 0 यूज हुआ, 1 यूज हुआ, 0 तो 0 एक बार लिख चुके हैं, -1 यूज हुआ, 2 यूज हुआ और -2 यूज हुआ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी एलिमेंट आपका यूज हुआ है। तो मुझे ऐसे एलिमेंट का जोड़ा बनाना है जिनके वर्गों का योगफल कितना हो, 4 से कम या 4 के बराबर हो। तो उसके बाद जो भी पेयर बनेंगे उससे हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। और रेंज निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है वो रेंज में जाता है। कहा जाता है, रेंज में। तो इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है। तो आप लोग पहले, सबसे पहले पहले लेक्चर को दूसरे लेक्चर का हाफ पार्ट, मतलब आधा पार्ट जो है वो मैंने बेसिक रिलेशन को समझाया है। दूसरे लेक्चर के हाफ पार्ट में, मतलब लास्ट के हाफ पार्ट में, और इस थर्ड लेक्चर के आधे जो शुरुआत वाला पार्ट है उसमें मैंने एक्सरसाइज को करवाया है। ठीक है, और आज के ही लेक्चर में टाइप ऑफ रिलेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगला पॉइंट देखिए, टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए, टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो देखेंगे क्या होता है बाइनरी रिलेशन। मान लीजिए ए इज अ नॉन एम्पटी सेट। नॉन एम्पटी सेट मतलब ए जो है वो एक नॉन एम्पटी सेट है, मतलब वो खाली नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ठीक है, कोई नॉन एम्पटी सेट ए है और कोई रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइन है कि वो सेट ए के एलिमेंट उसी सेट ए के एलिमेंट के साथ यदि पेयर बनाते हैं। या तो ऐसा बोल दूं, अगर ऐसा नहीं बोलना है तो कोई अगर रिलेशन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का क्या है, सबसेट है, मतलब किसी सेट ए का उसी के साथ मैंने क्या किया, पेयर बनाया। और उस पेयर बनाने का, उन पेयर में से अगर मैंने कुछ पेयर उठा के कोई रिलेशन बिल्डअप किया, तो वो वाला रिलेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, बाइनरी रिलेशन। देखो अभी मैंने रिलेशन की सिंपली डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था, आर जो रिलेशन है वो ए से बी में रिलेशन होता है। और ए और बी कोई दो सेट थे, वो भी कौन से, नॉन एम्पटी सेट थे। या उसमें हो सकता है कोई सेट एम्पटी भी हो, ऐसा नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि ए और बी कोई दो सेट हैं और उन दोनों सेट के एलिमेंट ने आपस में क्या बनाया, पेयर बनाया, और उन पेयर को लेके मैंने रिलेशन बिल्डअप किया। तो मैंने लैंग्वेज में बोला भी था कि आर जो सबसेट होता है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का होता है। मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो एलिमेंट जो पेयर बनते हैं उन पेयर से हम लोग क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब मुझे करना क्या है, बाइनरी रिलेशन को जो मुझे समझना है, तो बाइनरी रिलेशन में चेंजमेंट कहाँ आ जाता है कि जो पहला वाला सेट है वो ए है और दूसरा वाला सेट वो भी ए है। या मैं कह सकता हूँ पहला वाला अगर बी है तो दूसरा वाला भी बी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब बाइनरी रिलेशन की बात होती है तो जो पहला वाला सेट होता है, जो जिसको मैंने इमेज वाला सेट बोला था, और जो दूसरा वाला बी सेट बोला था जिसको मैंने प्री इमेज, सॉरी इमेज बोला था, इसे प्री इमेज बोला था, ये दोनों सेट कैसे होंगे, सेम होंगे। मान लो अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिया तो यहाँ भी 1 2 3 4 ही लेंगे, और इनके एलिमेंट में आपस में हम लोग क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो जब इस प्रकार का हम रिलेशन बिल्डअप करते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन में कुछ हटके नहीं है, वही सब रिलेशन है, बस यहाँ पे है क्या कि जो आपका दूसरा वाला सेट है वो पहले वाले सेट को ही, मतलब पहला वाला और दूसरा वाला सेट दोनों सेम ही होते हैं। मतलब कोई सेट अगर खुद के साथ ही पेयर बनाता है, खुद के एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन। और रिलेशन में क्या था, ए सेट किसी बी सेट के साथ क्या बनाता है, पेयर बनाता है। तो वहां पे ए और बी को मैंने अलग अलग करके आपको समझाया था। लेकिन अगर ए और बी दोनों समान हो जाते हैं, ए और बी दोनों कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, जो सेट ए है वही बी हो जाता है, या जो बी है वही ए हो जाता है, दोनों समान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रिलेशन बन के आता है वो आपका बाइनरी रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो कोई ज्यादा खास नहीं है, सब वही है। तो बस इतना याद रखना है कि बाइनरी रिलेशन में पहला वाला सेट और दूसरा वाला सेट कैसा होगा, समान होगा। अब मैंने बाइनरी रिलेशन क्यों समझाया, क्योंकि जो आपका अगला पॉइंट है टाइप ऑफ रिलेशन, कौन सा आपका, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो जो रिलेशन के टाइप्स हैं वो सारे के सारे बाइनरी रिलेशन के लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका टाइप होगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको बोला जाता है स्वतः संबंध।
जो मान लीजिए आप लोग यहाँ पे चाहो तो मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो टाइप ऑफ रिलेशन या टाइप ऑफ फंक्शन से। ऑलमोस्ट एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है आपका। नहीं आएगा तो हो सकता है ऑब्जेक्ट में दे दिया जाए, 1-2 नंबर में दे दिया जाए, तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन इससे आता जरूर है टाइप ऑफ रिलेशन और टाइप ऑफ फंक्शन से। तो टाइप ऑफ रिलेशन में मैंने सबसे पहले बात की रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने क्या बोला, नॉन एम्पटी सेट में बार बार इस बात को लिखता रहता हूँ, लेकिन इतना समझदार हो गए हो आप लोग, तो इस बात को मैं अब नहीं लिखूंगा। तो ए एक नॉन एम्पटी सेट है, ठीक है, और कोई स्मॉल ए है जो कैपिटल ए सेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो सेट ए का कोई एलिमेंट स्मॉल ए है, और वो स्मॉल ए एलिमेंट है, वो अगर खुद के साथ पेयर बनाता है, क्या बनाता है, खुद के साथ क्या बनाता है, पेयर बनाता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, या मैं दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकता हूँ, किसी सेट का कैपिटल ए, कोई सेट कैपिटल ए है, उसका एलिमेंट, उसके एलिमेंट, उसका नहीं, उसके उसके एलिमेंट अगर खुद के साथ पेयर बनाते हैं, तो वो रिलेशन आपका कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने कहा ए कॉमा बी कॉमा सी, ये कोई सेट है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे रिलेशन बिल्डअप किया, जैसे कि सेट आपका कैपिटल ए है, ठीक है, तो यहाँ भी ए होगा, और मैं यहाँ भी ए लूंगा, तो यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी। अगर मैं पेयर की बात करूंगा तो इससे 3 पेयर बनेंगे, इससे भी 3 पेयर बनेंगे, और इसके साथ भी 3 पेयर बनेंगे, तो टोटल पेयर तो 9 बने। तो मुझे टोटल 9 पेयर से मतलब नहीं है, मुझे केवल रिलेशन के उस पोर्शन से मतलब है, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव समझना है। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, वो बोलता है कि उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ बस पेयर बना ले, जैसे ए ने ए के साथ पेयर बनाया, बी ने बी के साथ पेयर बनाया, और सी ने सी के साथ पेयर। अब भले ही ए बी के साथ बनाए या ना बनाए, या ए सी के साथ बनाए या ना बनाए, बी ए के साथ बनाए या ना बनाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट है वो खुद के साथ अगर पेयर बना लेते हैं, तो वो रिलेशन कौन सा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा ए बराबर 1,3,5,7, और मैंने इसका रिलेशन लिखा कैसे, 1,3, 3,3, 5,5, 1,1, 5,7। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए आप लोग क्या देखेंगे कि उस सेट का जितने भी एलिमेंट है वो खुद के साथ पेयर बना पाते हैं या नहीं बना पाते। जैसे 1 ने 1 के साथ बनाया, 3 ने 3 के साथ बनाया, 5 ने 5 के साथ बनाया, बट 7 ने 7 के साथ पेयर नहीं बनाया। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट है अगर वो खुद के साथ पेयर बनाते हैं, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कोई एक एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे मैंने कहा ए इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, और रिलेशन है कैसा, अल्फा कोमा अल्फा एंड बीटा कोमा बीटा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट ने खुद के साथ पेयर बनाया। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में चमक रहा होगा, बात याद आ रही होगी, सर ये तो आइडेंटिटी भी है। हाँ, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी की भी कंडीशन क्या होती है कि प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाता है, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अभी केवल रिफ्लेक्सिव को सोल्व करना था, या रिफ्लेक्सिव को फोकस करना था। रिफ्लेक्सिव को मैंने फोकस क्या किया कि जितने भी एलिमेंट है वो खुद के साथ पेयर बनाते हैं। एक्स्ट्रा है नहीं है मुझे मतलब नहीं, जैसे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं था, अल्फा ने अल्फा से बनाया, बीटा ने बीटा से बनाया, इसके बाद बाकी किसी ने और से नहीं बनाया, तो मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे रिफ्लेक्सिव में केवल इतना मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे आपस में पेयर बनाने चाहिए, बस खत्म बात, दैट्स ऑल। मुझे उससे एक्स्ट्रा में भी मतलब नहीं होता है कि और एलिमेंट किसी के साथ पेयर बनाता है या पेयर नहीं बनाता है। तो ये तो हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है। एक मैं रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल करूंगा, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि समतल में स्थित त्रिभुजों की समुच्चय में समरूपता स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। तो थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। मान लो ये कोई समुच्चय है, समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ए कोई कैपिटल ए है, वो समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। क्योंकि इस सवाल को मैंने एग्जाम्पल में पूरा भाषा के रूप में लिख दिया था, तो मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल बना देता हूँ तो अच्छा लगने लगेगा। और संबंध आर क्या कहता है कि उस समतल में मान लो कि 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, जो कि किसमें है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, दोनों के दोनों किसमें है, समुच्चय ए में है। और उन्होंने कहा, क्या बोला कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, समरूप है।
तो उन अगर दोनों ट्रायंगल समरूपता है दोनों ट्रायंगल के अंदर, तो वो पेयर बनाते हैं, नहीं तो पेयर नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने एकदम से खतरनाक टाइप का एग्जाम्पल ले लिया, वो ये बोर्ड में आया हुआ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि समतल में स्थित इस मतलब ये मान लीजिए ये बोर्ड है, इसमें मैंने बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे जब ट्रायंगल हैं तो उन्होंने कहा उनमें से कोई दो ट्रायंगल अगर पेयर बना लेते, पेयर कब बनाते हैं, जब दोनों दोनों समरूप हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल को पेयर बनाने के लिए समरूप होना चाहिए। जैसे मान लो कोई लड़का है और कोई लड़की है और इन दोनों का जोड़ा बनना है, तो नहीं हम लोग कुंडली मिलाते हैं। तो यहाँ पे कुंडली मिलाने के लिए हमको क्या देखना है कि समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पे कुंडली जो है ना, कुंडली में जो दोष है या कुंडली में जो गुण है वो समरूपता है। मतलब अगर दो ट्रायंगल के अंदर अगर मुझे जोड़ा बनाना है तो उनको समरूप होना पड़ेगा, तभी जोड़ा बनेगा, नहीं तो जोड़ा नहीं बनेगा। ऐसे ही मान लो कोई दो एक लड़का एक लड़की है, दोनों में कोई मंगल दोष आ गया है, भाई दोनों का मंगल दोष मिल गया तो बस दोनों का जैसे जोड़ा बन जाता है, तो वैसे ही सेम जोड़े की बात यहाँ पे हो रही है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है और उनके अंदर जोड़ा बनेगा, उनके अंदर क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पे मंगल दोष के नाम की चीज क्या है, समरूपता। मतलब यहाँ पे कुंडली मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समरूपता देखेंगे। तो वो समतल में स्थित अगर वही दो ट्रायंगल समरूप होंगे तो उन दोनों में जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे एक समुच्चय ए है, इसमें एक ट्रायंगल 1 है, एक ट्रायंगल 2 है, एक ट्रायंगल 3 है, एक ट्रायंगल 4 है। यहाँ भी दूसरा सेट क्या लेंगे, ए लेंगे, ट्रायंगल 1 लेंगे, ट्रायंगल 2 लेंगे, ट्रायंगल 3 लेंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि दो ट्रायंगल हैं वो जोड़े बनाएंगे कब, जब दोनों समरूप होंगे, दोनों समरूप होंगे। तो बहुत सिंपल सा कांड है, मुझे सतुल्य की बात करनी है। सतुल्य कब दिखाएंगे, जब ट्रायंगल वन से पेयर बनाए, टू टू से पेयर बनाए, थ्री थ्री से पेयर बनाए, फोर फोर से पेयर बनाए। ठीक है, तो बहुत समझने बहुत सिंपल सी चीज है। हमने पहले एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल 1, जिसको बिलोंग करवा दिया ए में, इसमें बिलोंग करवा दिया ए में। अब बेसिक ट्रायंगल तो मुझे हम लोगों को आता ही है ना, जो क्लास सेवेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में पढ़ा होगा हम लोगों ने, मतलब सुनते आए होंगे, पढ़ा तो सेवेंथ एट्थ में ही होगा। तो जो बेसिक ट्रायंगल की कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जो ट्रायंगल होता है वो खुद के कैसे होता है, समरूप होगा। कोई भी ट्रायंगल है वो खुद के कैसे होगा, समरूप होगा। तो इतना तो आपको पता होगा, वी नो दैट, कि कोई भी ट्रायंगल 1 है वो ट्रायंगल 1 के समरूप होगा। ऐसे मैं बोलूंगा ट्रायंगल 2 है तो वो ट्रायंगल 2 के समरूप होगा। जो ट्रायंगल 3 है वो ट्रायंगल 3 के समरूप होगा। ऐसे मैं और भी बोल सकता हूँ अप टू 7। तो जितने भी ट्रायंगल है वो खुद के कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। जितने भी ट्रायंगल है वो खुद के कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। जब ट्रायंगल खुद के समरूप होगा, खुद के कैसे होगा, समरूप होगा, तो यहाँ पे अगर समरूपता बनेगी तो खुद के साथ जोड़ा बन जाएगा। भाई यहाँ पे जोड़ा बनाने के लिए क्या होना जरूरी था, समरूप होना। तो ट्रायंगल 1 के समरूप होगा, तो इसका मतलब है ट्रायंगल 1 बिलोंग कर जाएगा काय में, आर में। ऐसे ट्रायंगल 2 के समरूप है, तो ट्रायंगल 2 बिलोंग कर जाएगा काय में, आर में। ऐसे ट्रायंगल 3 बिलोंग कर जाएगा काय में, आर में। क्यों, क्योंकि भाई आपको इतना पता है ना कि दो ट्रायंगल, जो अगर कोई ट्रायंगल है वो खुद के कैसे होगा, समरूप होगा। और अगर वहाँ समरूपता बनेगी, भाई यहाँ पे रिलेशन की कंडीशन क्या थी, जोड़ा बनाने के लिए समरूप होना जरूरी है। तो मैंने क्या बोला था कि ये दोनों कंडीशन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। कि जोड़ा बना तो कंडीशन फॉलो हुई, कंडीशन फॉलो हुई तो जोड़ा बना। तो मैंने सही पहले कंडीशन फॉलो करवा दी, कौन वाली, समरूपता वाली। और जब मैंने समरूपता वाली कंडीशन फॉलो करा दी तो इनमें क्या बन गया, जोड़ा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कुंडली मिलेगी तो शादी होगी, और शादी अगर हुई है तो कुंडली मिली होगी। मतलब समझ रहे हो ना, अगर शादी हुई है तो कुंडली मिली होगी, वो कुंडली मिली है तो शादी होगी। मतलब रिवर्सिबल चल रहा है ना सारी चीजें, तो वही चीजें यहाँ पे है। ठीक है, तो ट्रायंगल 1 के समरूप है, ट्रायंगल 2 के समरूप है, ट्रायंगल 3 के समरूप है। और भी जितने ट्रायंगल है वो आपस में कैसे होंगे, समरूपता की कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो ट्रायंगल 1 ने ट्रायंगल 1 के साथ पेयर बनाया, ट्रायंगल 2 ने ट्रायंगल 2 के साथ पेयर बनाया, और ट्रायंगल 3 ने ट्रायंगल 3 के साथ पेयर बनाया। तो जितने भी ट्रायंगल है वो खुद के समरूप होगा। तो इसका मतलब सारे के सारे ट्रायंगल खुद के साथ क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो इसका मतलब है जो समरूपता है वहां पे कौन सा संबंध होगा, सटल संबंध होगा। बात समझ पा रहे हो ना। चलिए इसमें सुन लीजिए। चलिए अगला है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। मान लो ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ए कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, और कोई दो एलिमेंट है ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल ए में। ठीक है, कैपिटल ए सेट के कोई दो एलिमेंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इन
इस सेट के अंदर जो रिलेशन बनने वाला है उसमें सिमेट्रिक रिलेशन होगा, कब होगा, उसकी कंडीशन होती है कि जैसे ए कॉमा बी कोई दो एलिमेंट है, ए ने अगर बी के साथ पेयर बनाया तो यहाँ पे बोथ इम्प्लाइज होता है। अगर ए ने बी के साथ पेयर बनाया तो बी ए के साथ पेयर बनाएगा, और बी ने अगर ए के साथ पेयर बनाया तो ए किसके साथ पेयर बनाएगा, बी के साथ। तो इसका मतलब है जैसे कोई रिलेशन है आपके पास, ऐसा एग्जाम्पल से समझो ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। जैसे 1,2,3 और मैंने कोई रिलेशन लिखा, जैसे मैंने कहा 1 ने पेयर किससे बनाया, 3 ने, तो 3 भी किसके साथ बनाएगा, 1 के साथ। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर रिलेशन कैसा होता है, रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल और दिया, जैसे मैंने कहा कोई सेट बी है जिसमें 1,3,5,7, जैसे उन्होंने कहा बी में कहा 1 ने पेयर बनाया 3 से, 3 ने बनाया 1 से। जैसे उन्होंने कहा 3 ने बनाया 7 से, तो 7 किससे बनाएगा, 3 से। और उन्होंने कहा 5 ने किससे बनाया, 7 से। तो क्या यहाँ पे सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का रिवर्स है, इसका रिवर्स ये और इसका रिवर्स ये है, इसका रिवर्स ये और इसका रिवर्स ये है, लेकिन इसका रिवर्स अपने पास नहीं है। तो सीधी बात है, सिमेट्रिक रिलेशन को देखने के लिए मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक रिलेशन को देखने के लिए मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक रिलेशन को देखने के लिए, नहीं आया, सिमेट्रिक रिलेशन को देखने के लिए जितने भी पेयर होंगे उनका रिवर्स वहां पे इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे 1,3 तो 3,1, 3,7 तो 7,3, 5,7 तो 7,5। तो इसका मतलब है कि चूंकि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 5,7 बिलोंग कर रहा है काय में, आर में, इस रिलेशन को नाम आर रखो। बट मैं बोलूंगा 7,5 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका रिवर्स पेयर नहीं है अपने पास। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए रिवर्स पेयर होना जरूरी है। अगर रिवर्स पेयर है तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं तो सिमेट्रिक रिलेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो आई होप सिमेट्रिक रिलेशन आपका क्लियर होगा कि अगर कोई दो एलिमेंट है, क्या बोला मैंने, दो एलिमेंट है, क्या बोला मैंने, कोई दो एलिमेंट है और ए ने अगर बी के साथ करना है, तो देखो सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, या तो इसको लेट करेंगे तो ये वाला प्रूव करेंगे, इसको करने का तरीका समझो। और अगर मैंने ये वाला पेयर लेट कर लिया तो ये वाला प्रूव करेंगे। तो सिमेट्रिक को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग एक पेयर लेट कर लेते हैं। जैसे कोई भी संबंध, जैसे भी अभी मैंने थ्योरी के लिए समझाया है, तो उसमें एक पेयर, उसमें एक संबंध दिया गया थ्योरी के लिए। तो यहाँ पे जो संबंध दिया जाएगा उस संबंध के अंदर मैं एक पेयर लेट करूंगा, तो उसका रिवर्स वाला प्रूव कर दूंगा। और अगर रिवर्स वाला लेट कर लिया तो उसका रिवर्स में प्रूव करूंगा। मतलब सीधी बात है, ए और बी उस समुच्चय कैपिटल ए के दो एलिमेंट है और ए ने बी के साथ पेयर बनाया तो बी ए के साथ पेयर बनाएगा। तो रिवर्स पेयर जहां बनता है वहां पे सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। और मैंने क्या बोला, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि इन दोनों पेयर में या तो ए से बी में या बी से ए में, ए और बी कोई दो एलिमेंट, तो वहां पे कोई दो एलिमेंट के यहाँ दो ट्रायंगल भी हो सकते हैं, हो सकता है दो भुजाएं हों, समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक पेयर हम लोग मानेंगे, उसका रिवर्स पेयर हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब होगा अगर रिवर्स पेयर प्रूव हो जाता है तो वहां पे सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी लिया था कैपिटल ए क्या था, समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। और संबंध आर क्या था कि टेंगल वन टेंगल टू के साथ पेयर बनाते हैं, टेंगल वन टेंगल टू के साथ क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। कब, जब टेंगल वन और टेंगल टू दोनों कहाँ बिलोंग करें, समुच्चय ए में। ठीक है, और क्या कंडीशन थी, टेंगल वन सिमिलर था क्या कि टेंगल टू के, दोनों सिमिलर थे। ठीक है, दोनों अगर सिमिलर हैं तो पेयर बनेगा, नहीं तो पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो सत्र में क्या देखा था कि प्रत्येक ट्रायंगल खुद के समरूप होता है, खुद के सिमिलर होता है। तो मैंने खुद के प्रत्येक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में जितने, सॉरी, उस सेट में जितने भी ट्रायंगल थे मैंने सबका आपस में पेयर बना दिया। अब मुझे सिमेट्रिक दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है, सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना है। कौन सा रिलेशन दिखाना है, सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कहा, मैं जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लिए, टेंगल वन कॉमा टेंगल टू बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए सेट में। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक पेयर लेट कर लिया, टेंगल वन कॉमा टेंगल टू बिलोंग कर रहा है काय में, आर में, जी मैंने लेट किया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एक पेयर आपको लेट करना पड़ेगा जब सिमेट्रिक की बात आएगी। और अभी सारी चीजें और भी क्लियर होंगी, जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा ना तो बार बार वही चीजें हम लोग रिपीट करेंगे ना तो और भी क्लियर हो जाएगा।
तो टेंगल वन टेंगल टू के साथ पेयर बना रहा है, ये वाला मैंने लेट किया, तो इसका मतलब है टेंगल वन सिमिलर हो गया टेंगल टू के। अब थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, टेंगल वन टेंगल टू के सिमिलर है तो टेंगल टू सिमिलर होगा टेंगल वन के। अब टेंगल टू टेंगल वन के सिमिलर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि टेंगल टू कमा टेंगल वन बिलोंग कर जाएगा करने आर में। ठीक है, तो इसका रिवर्स पेयर बन गया। कौन सा पेयर बन गया? रिवर्स पेयर। तो मैंने क्या बोला कि जहाँ पे रिवर्स पेयर बन जाता है, जहाँ पे कौन सा पेयर बन जाता है? रिवर्स पेयर बन जाता है, वहां पे आपका रिलेशन कौन सा होगा? सिमेट्रिक। चलिए, अब सिमेट्रिक के बाद आपका तीसरा टाइप है यहाँ पे ट्रांसटिव। ठीक है, कौन सा है आपका? ट्रांसटिव। संक्रमण संबंध। ठीक है, संक्रमक संबंध क्या होता है? देखो यहाँ पे मान लो ए कोई सेट है जिसमें कोई तीन एलिमेंट है, मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी, कोई तीन एलिमेंट है और सेट ए में है। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर होगी, सेट ए आपका नॉन इनवर्टिंग हो गया क्योंकि इसके अंदर तीन एलिमेंट तो मैंने बता ही दिए ना, तो उससे अंदर भी हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये बात तो क्लियर है, वो बात मुझे लिखनी नहीं पड़ेगी कि नॉन इनवर्टिंग है या नहीं है। अब इतना कॉमन सेंस है, जैसे मैंने कहा मतलब कोई इंसान है उसके चार बच्चे हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकता कि ये बच्चा विहीन है, मतलब उसके बच्चे हैं ना, तभी तो कहा उसके चार थे। रोहन मतलब मोहन सन ऑफ राम प्रकाश, रमेश सन ऑफ राम प्रकाश। तो इसका मतलब क्या है कि जो राम प्रकाश है उसके दो बच्चे हैं, मतलब वो बच्चा ही नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे हो गई है कि यहाँ पे कोई एक के अंदर तीन एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये खाली तो नहीं है, इसके पास कितने एलिमेंट है? तीन एलिमेंट, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस बात को लिखूं या ना लिखूं, ये आपका कॉमन सेंस वाली बात होगी कि ये नॉन एम्पटी सेट है। ठीक है, तो बड़े हो गए हो यार, समझ समझ सकते हो। तो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है काइने ए में। ट्रांजिटिव रिलेशन को दिखाने का फंडा क्या होता है, कैसे लोग देखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे में दो पेयर होते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में और बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में। एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ चैन रूल टाइप का है। ए ने पेयर किससे बनाया? बी से, और बी ने पेयर बनाया सी से। इम्प्लाइज अगर ए पेयर बना ले सी के साथ, ये किसके साथ पेयर बना ली? सी के साथ। मैंने क्या बोला? कोई एलिमेंट ए था, उसने बी से पेयर बनाया, बी ने सी के साथ पेयर बनाया, ए का पेयर किसके साथ बन जाए? सी के साथ। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, जैसे कोविड में हुआ था, जैसे एक इंसान को कोविड है, वो दूसरे से मिला, दूसरे वो दूसरे वाला तीसरे से मिला, मतलब पहला और तीसरा सारे के सारे कैसे हो गए? संक्रमक हो गए थे, संक्रमण हो गया था उन तीनों में। तो वही चीज यहाँ पे है कि ए ने किसके साथ पेयर बनाया? बी के साथ, बी ने सी के साथ पेयर बनाया, तो ए अगर सी के साथ पेयर बनाता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक सेट लिया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कहा ये इक्वल टू, जैसे मैंने कहा 2,4,6,8, और मैंने एक रिलेशन लिखा R1। मैंने कहा 2 ने पेयर 6 से बनाया, 6 ने पेयर 8 से बनाया, और 2 का अगर 8 के साथ पेयर बन जाता है तो पूरा चैन रूल बन गया, 2 का 6 से, 6 का 8 से, और 2 का 8 से। तो ये पूरा आपका चैन रूल बन गया। जहाँ पे जिस चैन रूल वाला प्रोसेस अप्लाई हो जाता है वहाँ पे कौन सा संबंध हो जाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए सिमिलरिटी वाली कंडीशन भी आ जाएगी, जैसे मान लो एक ट्रायंगल, सॉरी समुच्चय ए है, उसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं। ठीक है, और मैंने कहा कि अगर ट्रायंगल के अंदर सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी मतलब समरूपता है, और क्या उसके अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, तो वो सोचने वाली बात है, जैसे ओरल सोचेंगे। मैं इस एग्जाम्पल को ओरल ही करवाऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोला एक समुच्चय कैपिटल ए है, उसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं, उसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं। तो मैंने क्या बोला कि कोई ट्रायंगल वन है वो टू के सिमिलर है। देखो, जैसे जब मैंने सिमेट्रिक को सॉल्व किया तो मैंने पहला वाला पेयर लेट किया और दूसरा वाला प्रूव किया था। तो ट्रांजिटिव में भी क्या होता है, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये दोनों पेयर हम लोग लेट कर लेते हैं और तीसरा वाला मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर तीसरा वाला बन जाता है तो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे सिमिलरिटी के साथ ट्रांजिटिव रिलेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो जब मैंने क्या बोला कि समुच्चय ए है, उसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल वन है, ट्रायंगल टू है, ट्रायंगल थ्री है, ट्रायंगल फोर है, ट्रायंगल फाइव है, ट्रायंगल सिक्स है, बहुत सारे ट्रायंगल है। और मैंने क्या बोला, ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू के सिमिलर है, ये मैंने लेट कर लिया। तभी तो टेंगल वन टेंगल टू ने पेयर बनाया, और टेंगल टू टेंगल थ्री से पेयर बना रहा है, मतलब ये दोनों भी सिमिलर हुए। तो टेंगल वन किससे सिमिलर है? टू के। टेंगल टू किसके सिमिलर है? टेंगल थ्री के। अब समझ लो थोड़ा सा वर्ड से, टेंगल वन और टेंगल टू में जोड़ा बना, अगर उन दोनों में जोड़ा बना तो दोनों सिमिलर हुए। टेंगल टू और टेंगल थ्री में जोड़ा बना तो दोनों सिमिलर हुए, क्योंकि मुझे दो जोड़े लेट करने हैं।
तो टेंगल 1 टेंगल 2 के सिमिलर, टेंगल 2 टेंगल 3 के सिमिलर, तो 1 3 के सिमिलर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मान लो मैंने कोई टेंगल बनाई, एक टेंगल ये बनाया, इसके सिमिलर मैंने एक टेंगल जे बना दिया, और इसके सिमिलर मैंने एक टेंगल जे बना दिया। तो जे इसके सिमिलर है और जे इसके सिमिलर, तो क्लियर है कि जे वाला इसके सिमिलर होगा, नहीं होगा? अरे यार, नहीं समझ पा रहे, इतना क्लियर है ना? तो जे, जो मान लो टेंगल 1 था, जे इसके सिमिलर हो गया, जे इसके सिमिलर हो गया, तो 1 और 3 भी सिमिलर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिमिलरिटी जो है उसमें आपका रिफ्लेक्सिव भी था, सिमिलरिटी के साथ आपका सिमेट्रिक भी था, और सिमिलरिटी के साथ आपका ट्रांसटिव भी था। तो मैंने आपके साथ तीनों रिलेशन डिस्कस किए। रिफ्लेक्सिव में प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाता है, सिमेट्रिक में रिवर्स पेयर होना जरूरी है, ट्रांसटिव में ए का बी से, बी का सी से, चैन रूल टाइप का ए का सी के साथ यदि पेयर बन जाता है तो वो ट्रांसटिव रिलेशन होता है। तो इस प्रकार से आपके टाइप ऑफ रिलेशन के मैंने तीनों पार्ट आपको बता दिए। अभी मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, अब लगभग 2-3 दिन लगातार क्वेश्चन चलेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे ना, उतना अपन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा स्टेप चैप्टर के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी, और इसको अगर कोई चीज ज्यादा फास्ट लगी होगी तो थोड़ा सा स्लो करके उसको देखिएगा, और फिर भी अगर नहीं आता है तो पूछिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।